तो मैं गोल अचीवर की तरफ से आपके लिए यूनिट 4 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो हमारे पार्ट 3 में क्या है कि वैश्वीकरण से क्या समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आते होंगे और आप पढ़ते होंगे, ध्यान से पढ़ते होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पुट करके पूछ सकते हैं मुझसे उसके मीनिंग्स। तो आज मैं बताने जा रही हूँ। इसी तरह हमारा वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण तो आपने पढ़ा होगा, यह हमारे 10th से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में बुकीज़ नॉलेज में मिल जाती है ईजिली से। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो विश्व है, आज से हमारे बीच में, आज के टाइम में हमारे विश्व में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। हाँ, अभी हाल ही में तो लॉकडाउन है फ़िलहाल, लेकिन ये चेंजेस हो रहे हैं। लॉकडाउन होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा वापस से। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकों तथा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। आपने देखा होगा हर जगह डेवलपमेंट होता रहता है। वैश्वीकरण विश्व के सभी देशों में हो रहा है। विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में हो रही है। इसका कारण क्या है कि तकनीकी के क्षेत्र में विकास वैश्वीकरण के मतलब इसके कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो मैंने आपको बता दी जा सकती हैं। इनके इस परिभाषा के लिए हमारे कुछ लर्नर हैं जिन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, जो मैं, अगर आप पूछेंगे तभी मैं बताऊंगी। क्योंकि ये आपको परिभाषा मेन याद रखनी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप पूछेंगे। फिर आता है कि हमारा वैश्वीकरण का महत्व तथा आवश्यकता क्या है। तो महत्व क्या होता है? तो महत्व है कि जैसे हमारे विश्व में बुराइयों की तरह हो गया है, भारत इसके लिए आवश्यक है कि बुराइयों की तरह हो गया है एक और। तो जहाँ इसके कारण हम दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से सीधे संपर्क में आ गए हैं, वहीं इसका देश के सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक धरोहर पर बुरा तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल में। सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो इस देश में जीवन को एक नवीन स्फूर्ति तथा ऊर्जा मिल रही है। क्योंकि हम दूसरे सभी राष्ट्र अपनी संकुचित विचारधारा से निकलकर समस्त संसार के राष्ट्रों की सोचने लगे हैं। अपने भारत की छोड़कर दूसरे देशों के बारे में सोचने लगे हैं। तो ये संकट में पड़ गया है हमारा राष्ट्र। दूसरे राष्ट्र तुरंत खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र में ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है भारत में, भारत में तो सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं की संजोए हैं। यहाँ पर तो हमेशा ही ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन जो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं वो भारत पर ज़्यादा पड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, विश्व में अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए आर्थिकीकरण की प्रक्रिया जो है उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है। आर्थिक आधार पर भारत के लिए वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रत्यक्ष के लिए खोलता जा रहा है, विदेशों के लिए कार्य खोलता जा रहा है। विश्व के दूसरे विकसित तथा विकासशील राष्ट्र भारत में निवेश कर सकने में समर्थ होंगे। इन सब के अतिरिक्त वैश्वीकरण का महत्व हम आपको निम्नलिखित आधार जो हैं, जो बड़ा चढ़ाकर बताए गए, उसके बारे में बताऊंगे। पहला तो है विश्व नागरिकता, वर्ल्ड सिटीजनशिप। इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अब निजी स्वार्थ तथा निजी राष्ट्र स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करना होगा। उसे संपूर्ण विश्व अपना एक घर होगा। संपूर्ण विश्व का अपना घर होगा। सभी देशों के व्यक्ति को अलग अलग राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखकर उन्हें भी अपने समान विश्व के नागरिक समझना चाहिए। हमें दूसरे लोगों को भी अपने या सभी राष्ट्रों में उन्हें अपना समझना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली समस्याओं का समाधान, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में कोरोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, ज़्यादातर समस्याएं लगभग प्रत्येक देश की समान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली समस्याओं का समाधान करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। इसमें क्या है, लगभग प्रत्येक देश की समान समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, विस्फोट, फिर आता है आधुनिकता,
लिबास में लिपटी शिक्षा व्यवस्था, निर्धनता, बेरोजगारी, पर्यावरण जागरूकता, नैतिकता आदि। अगर विश्व के समस्त राष्ट्र मिलकर इन समस्याओं का समाधान करें तो निसंदेह इन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। विश्व बैंक आज उन समस्त राष्ट्रों को जो शिक्षा के लिए क्षेत्र में या फिर आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो ये उन्हें आर्थिक रूप से सहायता कर रहा है। विकसित राष्ट्र तथा सबल राष्ट्र भी दूसरे गरीब तथा विकासशील राष्ट्रों की हर संभव में सहायता कर रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण इसे कहते हैं। राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की आधुनिकता के तौर पर प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसका संपूर्ण विकास हो। हर एक राष्ट्र चाहता है कि वो तरक्की करे। उनकी सहायता के लिए दूसरे विकसित तथा सबल राष्ट्र उनकी सहायता कर राष्ट्र विकास में सहयोग दें, जिससे विश्व के दूसरे के नज़दीक आ सके, जिससे क्या हो कि ये अपना कारोबार दूसरे देश तक पहुंचा सकें, उनके और नज़दीक आ सकें। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात होना चाहिए, संचार साधनों का विकास होना चाहिए। फिर आता है भारत में वैश्वीकरण से उत्पन्न कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जो वैश्वीकरण में उत्पन्न कई चुनौतियाँ यानी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है कि वैश्वीकरण के अत्यंत फ़ायदे हैं जो दूसरों और इससे भारत में कई चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। ये चुनौतियाँ देश के जीवन से संबंधित प्रत्येक पहलू पर प्रभाव नज़र डालती आ रही हैं। हर एक पॉइंट पर ये आप कह सकते हैं टांग अड़ा रही हैं। इस वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा असर सांस्कृतिक सभ्यता, जीवन शैली तथा देश के नैतिक मूल्यों पर खड़ा हो रहा है। हमारे सांस्कृतिक सभ्यता पर, जीवन शैली पर, लाइफस्टाइल पर, नैतिक मूल्यों पर इसका असर पड़ रहा है। इसलिए हमें कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिनसे हम इनसे निपट सकें और अपने नए आने वाले युग को अच्छा बना सकें। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें वैश्वीकरण के संदर्भ में कुछ बाल्यावस्थाओं में चेंजेस लाने होंगे। पहले तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रखना होगा बच्चों में, ताकि वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर भाग लें और एक दूसरे से आगे किसी न किसी क्षेत्र में रहें और उनमें किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का विकास, अपना दृष्टिकोण अच्छा रखें, दूसरों के प्रति, अपने प्रति भी और समाज के प्रति भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है सूचना तकनीक का प्रभाव। सूचना तकनीकी का प्रभाव कैसे कि इसमें सूचना तकनीकी को काफ़ी बढ़ावा मिला है। बालक अपना अधिकतर समय कहाँ बिताते हैं आज के टाइम में? ईमेल पर बिताते हैं, उससे भी ज़्यादा कहाँ मोबाइल पर, उससे भी ज़्यादा कहाँ इंटरनेट पर। तो इससे बच्चों में नवीनता का ज्ञान का विकास होता है, परंतु इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। क्या होता है कि आजकल के बच्चे फ़ोन तो बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन उनके हेल्थ पर बहुत असर कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फिर आता है हमारा सांस्कृतिक मूल्यों का हनन। सांस्कृतिक मूल्यों का हनन कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैं वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, जिसमें क्या है कि संस्कृति के नाम पर क्या हो रहा है, फुड़प्पन हो रहा है, नग्नता हो रहा है, रिश्तों में अविश्वास उत्पन्न हो रहे हैं, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है। तो सही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति का पतन हो और इन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। हमारी पूर्वजों की धरोहर है, तो इसे काफ़ी संभाल के रखने की ज़रूरत है। फिर है बच्चों के रहन सहन तथा खान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को बच्चों को होटलों तथा कैंटीन में खाना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा पसंद आता है। तो ये सब क्या है कि बच्चों की हेल्थ से जुड़ा है और ये बहुत बुरा है। वैश्वीकरण के कारण बच्चों में वस्त्रों पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। वस्त्रों में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं आज के टाइम में, लड़के तथा लड़कियों के पहनावे भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, तो ये अश्लीलता को बढ़ावा देता है। फिर आता है हमारा कि वैश्वीकरण और शिक्षा में विधि, अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। शिक्षण व शिक्षा विधियों में टीचर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा है। तो भारतीय संस्कृति पर शिक्षा विश्व की श्रेष्ठ प्रणाली थी, वर्तमान में भी यह विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखती है। ये विश्व बंधुत्व, भाईचारा, सहयोग, सहनशक्ति को प्रकट करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण के विभिन्न रूप देखे जाते हैं, जिसमें से पहला है कि वैश्वीकरण में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें बच्चों को विश्व के नागरिक बनाने के लिए वह एक हद तक सही है। केवल शिक्षा विकास ही नहीं होता है, उसमें क्या करना होता है, व्यावसायिक कौशल का विकास भी कराना
बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शिक्षा का एक उद्देश्य है कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। यही हमारा मेन मोटो है जो हम अपनी एम लेके चलते हैं कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। तो यही नहीं कि आज हमारी शिक्षा का स्वरूप बदल चुका है। अब शिक्षा का मात्र एक आंकड़े इकट्ठा करना नहीं रहा है। अब तो ये जो हो गया है कि विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करती है, कि बच्चों को उसके लिए तैयार करा जाए कि वो अपने लाइफ को, फ्यूचर को अच्छे से डेवलप कर सकें, अपने फ्यूचर में खड़े उतर सकें। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मानवीय मूल्यों तथा संस्कृति का विकास। इसमें है, अगर हमें इस वैश्वीकरण के दौर में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें शिक्षा में वे सब गुण होने चाहिए जो परंपरागत जीवन शैली यानी रूल्स जो होने चाहिए। फिर आता है हमारा व्यापार यानी व्यवसायिक कुशलता का विकास। इसमें क्या है कि उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता तथा अपने व्यवसायों में प्रेम सिखाना भी है कि उन्हें अपने व्यवसाय से प्रेम होना चाहिए, यानी कि उन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक सुधार केवल सफल व्यवसाय पर ही निर्भर होता है। जो जिस भी कार्य में या व्यवसाय में कुशलता होगी उस व्यक्ति की, वो ही कार्य सफल होगा। फिर आता है हमारा वैश्वीकरण तथा पाठ्यक्रम। वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या आता है? पाठ्यक्रम में भिन्नता होनी चाहिए, ये लचीला होना चाहिए, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार इसमें चेंजेस होने चाहिए। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के समुचित संपूर्ण विकास को प्रदान करवा सकें ताकि। फिर आता है आधुनिकता तथा परंपरागत मूल्यों में समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। फिर आता है मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, नैतिकता को प्रखर करें, विश्व इतिहास, भूगोल, साहित्य तथा विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न कौशलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। नैतिक शिक्षा तथा मौलिक आचरण पर भी बल दिया जाना चाहिए। मूल्य शिक्षा द्वारा विश्व नागरिकता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करें। वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को पोषित करें। सहयोग, सहनशीलता तथा संबंधों को बढ़ावा दें। मातृभाषा को उचित संरक्षण का स्थान मिले। फिर आता है हमारा वैश्वीकरण तथा शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए, कौन से मेथड्स होने चाहिए, इसमें कैसे थ्योरी यूज़ करनी चाहिए। तो इसके लिए वैश्वीकरण का प्रभाव शिक्षण विधियों पर अधिक दिखाई देता है। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में एजुसेस तथा इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। कंप्यूटर तथा टेलीविज़न की सहायता से विद्यार्थी घर बैठे ही स्वयं ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। हम इस वक्त लॉकडाउन में कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए। धीरे धीरे अपन पढ़ाई ये चेंजेस आ रहे हैं सभी कक्षाओं में, सभी विद्यालयों में। फिर आता है वैश्वीकरण तथा अध्यापक में क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या है, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। टीचर को वो सचेत तथा जागरूक हो, यानी कि उसमें किसी भी बच्चे की गलती पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए तुरंत ही। समय अनुसार परिवर्तन को स्वीकार करता हो। उदारवादी दृष्टिकोण हो। विश्व नागरिकता की भावना में विश्वास रखता हो। शिक्षा की नवीन विधियों को जानता हो या फिर उन्हें सीखने के लिए प्रयत्नशील हो। उसका ज्ञान विस्तृत हो। शिक्षा संबंधी क्षेत्रों का ज्ञान हो। अध्ययनशील हो। कर्तव्यों की प्रति समर्पित हो। उसे इंटरनेट तथा कंप्यूटर का ज्ञान भरपूर होना चाहिए। विद्यार्थियों के मूल स्थापित करने में उसके अंदर स्थापित कर सके, वह नवचारिता हो। तो ये सारी चीज़ें टीचर में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरे क्वेश्चन समझ आएंगे। और पीछे भी मेरे वीडियोज़ हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके बीएड एग्ज़ाम में। और ये मेरी रीजनिंग क्लास है, इसे रीजनिंग क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार माइंड में रखना, रट्टाफिकेशन मत करना। रट्टाफिकेशन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ पढ़ो और समझो। थैंक यू स्टूडेंट्स।